वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। एंड ये जो लेक्चर सीरीज़ है अभी बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के हिसाब से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 हमने डिलीवर किया था उसमें हमने मशीन डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन देखा था कि मशीन डिज़ाइन में किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं जो हमने पहले सब्जेक्ट में पढ़े थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैकेनिक्स में जो कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया या कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस जो टर्म थी वो हमने डिफ़ाइन किया था, और आज के लेक्चर में मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के का एक न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल देखेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कोई भी कंपोनेंट है, बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस उसमें अगर लग रही हैं तो होगा क्या, किसी एंगल थीटा पे मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रही हैं उसी के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होता है। ये हमने देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंसेप्ट। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कोई भी एलिमेंट है उस पर अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस देखें तो 3 तरीके की डायरेक्ट स्ट्रेसेस 3 डायरेक्शन में ले सकती हैं स्ट्रेसेस, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेसेस की, नॉर्मल स्ट्रेसेस मैंने बता दिया। शेयर स्ट्रेस की बात करें तो इसके एक क्यूब है, उस पर कितने प्लेन होंगे, 6 प्लेन है, सारे के सारे प्लेन पे शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। मैं सारे के सारे प्लेन में मैं शेयर स्ट्रेसेस लगा दूं तो किसी भी एलिमेंट कोई, जैसे हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट है, तो कोई भी मशीन है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, कोई आपका ऑटोमोबाइल हो गया, उसमें जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं फोर्सेस लग रहे होंगे। बहुत ही ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही जटिल सिस्टम है। जब आप इमेजिन करो कोई शेफ्ट अगर घूम रही है या किसी शेफ्ट में बेंडिंग हो रही है उसके वेट की वजह से, या कहीं से फोर्स आ रहा है, जब आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो, पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हो, जब डायनेमिक सिचुएशन है, आप देखते हो आप गाड़ी आपकी भगा रहे हो, तो गाड़ी के जो 500-600 कंपोनेंट्स हैं उसमें किस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो एक एक कंपोनेंट जब आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा कि वो फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। तो जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं आपको इन 2 कैटेगराइज में डालना पड़ेगा, या तो वो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं या शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या तो नॉर्मल हो रहा है या शेयर। नॉर्मल जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल देते हैं इसे, नॉर्मल को हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल देते हैं। तो ये हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि ये फोर्स अगर लग रहा है तो इसको मैं किस श्रेणी में लेके जाऊं मैं कि वो नॉर्मल कहलाएगा, किस श्रेणी में लेके जाऊं कि वो शेयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगते हैं। तो ये हमारा कहलाता है 3D स्ट्रेस। ये क्या कहलाता है हमारा 3D स्ट्रेस सिस्टम। तो 3D स्ट्रेस सिस्टम तो सिलेबस में नहीं है, आपके हायर एजुकेशन में आएगा सिलेबस में। आप मान के चलो जो भी आप मशीन एलिमेंट करोगे वो काम आपका 2D स्ट्रेस से चल जाएगा, यानी 2 डायमेंशन में भी अगर फोर्स लग रहे हैं तो भी आप अपना जो कंपोनेंट आप इस सिलेबस में पढ़ोगे उसे आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अगर कोई कंपोनेंट है, ये 2D मैंने कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, 2D और 3D आप लोग समझते होगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। जो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में है तो 3 डायमेंशनल हो गया, और जो 2 ही डायरेक्शन में है वो 2 डायमेंशनल हो गया। नाउ ये तो हो गया सिग्मा एक्स, ये हो गया सिग्मा वाई। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये लग रही है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लग रही है और शेयर स्ट्रेसेस, तो ये फिनोमेना हो गया हमारा 2D स्ट्रेस का। कोई एलिमेंट आप एज्यूम कर लो, सपोज ये गियर है, इसको आप एज्यूम कर लो ये कोई गियर है या कोई शेफ्ट है। लेट अस अज्यूम ये कोई गियर है या शेफ्ट है, उस पर चारों तरफ से खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम 3D में नहीं जाएंगे, हम 2D में उसे कोशिश करेंगे, उसे एडजस्ट कर ले 2D में और उसे सॉल्व कर दें न्यूमेरिकल को। तो
ये तो सिंपल हो गया, हमने एक डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया और अलग अलग प्लेन पे शेयर लगा दिया। बट हो सकता है जो स्ट्रेसेस हैं, जो अधिकतम स्ट्रेसेस हैं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, वो किसी एंगल पे काम कर रही हो। हमें नहीं पता, हम तो बहुत खुश हैं कि हमने यहाँ स्ट्रेस लगा दिया, वो कैलकुलेट कर दिया, उस हिसाब से कंपोनेंट को डिज़ाइन कर दिया। लेकिन हमारी खुशी वहाँ पर गुम हो जाएगी जब हम देखेंगे कंपोनेंट हमने लगा तो दिया मशीन में, लेकिन वो फेल कर गया, क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर पाए कि जो स्ट्रेसेस, आपने देखा होगा यूटीएम में, अगर आपने मटेरियल साइंस में किया होगा टेस्ट, तो यूटीएम में जो भी कंपोनेंट जो ब्रेक होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर जो होता है, वो किसी एंगल पे होता है। अगर आपने ये पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में, वो किसी एंगल पे होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेन पे क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल पे होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे वहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा जो है विकसित हो जाती हैं स्ट्रेसेस, तो उस जगह से वो कंपोनेंट टूट जाता है। आप तो डिज़ाइन आपने सीधा कर दिया, किसी एंगल पे आप देख नहीं रहे हो, तो होगा क्या, कंपोनेंट आपका फेल हो सकता है, दो टुकड़े उसके कंपोनेंट हो सकते हैं जब वो एक्चुअल एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, तो हम इसे इमेजिन कर लेते हैं, 2D स्ट्रेस की कंडीशन है, किसी एंगल थीटा पे हम कोशिश करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस निकालने की और शेयर स्ट्रेस निकालने की। सिग्मा इज़ फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ इज़ फॉर शेयर स्ट्रेस। तो ये दोनों चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जहाँ सिग्मा अधिकतम हो जाता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है। किसी भी एंगल पे हो सकता है, मे बी 20 डिग्री पे हो सकता है, 30 डिग्री पे हो सकता है, किसी भी एंगल पे सिग्मा जो है वो अधिकतम हो जाता है, उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब जिस प्लेन पे होता है, सपोज ये प्लेन है, ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पे स्ट्रेस की वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अधिकतम हो जा रही है, उस प्लेन को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। उस प्लेन को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो इस तरीके के दो प्लेन होते हैं, देयर आर टू प्लेन। किसी भी कंपोनेंट में दो प्लेन होते हैं इस तरीके के, जो कि जिसपे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। ठीक है, कोई दो प्लेन होते हैं, तो एक प्लेन की हम बात करें तो वो प्लस साइन से आ जाती है स्ट्रेसेस की वैल्यू, और दूसरे प्लेन पे जो वैल्यू आती है वो माइनस साइन से आ जाती है। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो कि जब हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी होती है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर। तो टाउ यहाँ पर क्या है ही, जहाँ भी मैं सिग्मा का सिंबल यूज कर रहा हूँ वो नॉर्मल स्ट्रेस है, और जहाँ भी मैं टाउ का सिंबल यूज कर रहा हूँ वो शेयर स्ट्रेस है। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम सिग्मा और टाउ निकाल लें, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दो प्लेन ऐसे होंगे जहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अब दोनों ही प्लेन जो है वो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। तो ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, दोनों ही प्लेन आपस में 90 डिग्री पे होंगे, जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो अधिकतम हो जाएगी। अच्छा, अधिकतम हो जाएगी, एक जगह हो सकता है कि अधिकतम मतलब दो प्लेन होंगे, इसमें एक जगह मैक्सिमम होगी और एक जगह मिनिमम होगी। ठीक है, एक जगह मैक्सिमम होगी और एक जगह मिनिमम होगी। दोनों ही प्लेन कंसीडर हमें करने हैं, दोनों ही प्लेन पे हमें स्ट्रेसेस निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप हायर एजुकेशन में जब आगे देखोगे उसमें हमें डिस्कस करना है। तो बड़ा सा डेरिवेशन है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स लगाई जाती है, तो वो हमें केवल फॉर्मूले से मतलब है। अगर स्ट्रेसेस हमसे पूछी गई हैं तो ये दोनों फॉर्मूले लगा दिया, और ये टाउ मैक्स। अच्छा, टाउ मैक्स क्या होगा, सपोज थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो इससे 45 डिग्री, ठीक है, तो ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इससे 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे हम जो प्लेन होता है उसमें शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, और शेयर स्ट्रेस उस प्लेन पे मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जब अधिकतम हो जाती हैं तो उसे प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, ऐसे शेयर स्ट्रेस भी किसी प्लेन पे, किन्हीं दो प्लेन पे मैक्सिमम होती है तो उसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अधिकतम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो दो प्लेन होते हैं जहाँ पर ये दोनों जो प्लेन होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन जो होते हैं, वहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होती है। ये दोनों जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं वहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होती है, जबकि ऐसा उल्टा इसका ट्रू नहीं है। जो दो प्लेन शेयर स्ट्रेस वाले होते हैं वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होती है। इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, जबकि ये सत्य है कि जहाँ दो जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं 2D स्ट्रेस के लिए।
तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 जो कि x डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा 2 क्या है जो y डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, टाउ क्या है जो कि प्लेन पे, ये टाउ हो गया, ये टाउ हो गया, टाउ जो है जो प्लेन पे आपकी शीयर स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, तो कहीं भी आपको सिग्मा 1, सिग्मा 2 और टाउ की वैल्यू अगर पता चल गई तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, अच्छा इससे ये भी हमें टफ लग रहा है, अगर आप हम डिप्लोमा की बात करें या अपने सिलेबस की बात करें तो ये 2D स्ट्रेस भी बहुत टफ हो गया, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ना। इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, अगर मैं इस फॉर्मूले में सिग्मा 2 की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया। सिग्मा 2 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो इस फॉर्मूले में अगर मैं सिग्मा 2 0 कर दूं, यहाँ भी सिग्मा 2 0 कर दूं, यहाँ भी सिग्मा 2 0 कर दूं, ये भी सिग्मा 2, ये भी सिग्मा 2, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई भी सिग्मा 2 जो है लग ही नहीं रहा है। ये फॉर्मूला, ये डायग्राम हमारा किस तरीके से हो गया, ओनली सिग्मा 1 इज एक्टिंग, ओनली सिग्मा 1 इज एक्टिंग और एक शेयर स्ट्रेस लग रही है टाउ। ठीक है, एक शेयर स्ट्रेस लग रही है टाउ। तो ये वाला केस कौन सा हो गया, दो केस मैंने डिस्कस किए थे पिछले उसमें। पहला केस हो गया 2D स्ट्रेस वाला केस हो गया, दूसरा केस क्या हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस व्हेन अ मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन accompanied by a simple shear, यानी एक ही डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है और एक डायरेक्शन में आपकी शेयर स्ट्रेस लग रही है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 की वैल्यू, उन्हीं फॉर्मूले में हमने सिग्मा 2 की वैल्यू 0 कर दी और ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल, लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में जितना भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग और टॉर्शन, जितने भी हमने कंसेप्ट यूज़ किए, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े, उसको हमें अप्लाई करना है, उसको हमें लगा के देखना है कि हम किसी भी सिचुएशन में उसे कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक फिगर दे रखी है, कोई भी शेफ्ट है, शेफ्ट को एक एंड से हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, दूसरे एंड पे क्या लग रहा है, 3 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और साथ ही साथ टॉर्शन भी लग रहा है, मतलब इसको हम ट्विस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये एक एक्सियल लोड लग रहा है 15 किलोन्यूटन का, मतलब इसे हम खींच भी रहे हैं। एक शेफ्ट को हमने यहाँ फिक्स कर रखा है, इसको हम खींच भी रहे हैं, ऊपर से हम लोड लगा रहे हैं। ठीक है, लोड लगा रहे हैं जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, लोड लगा रहे हैं यानी ये शेफ्ट जो है वो बेंडिंग हो रही है और जो टॉर्शन लगा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो आप देख सकते हो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, मतलब बहुत 4-5 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। अब मुझे एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मुझे क्या करना है, मुझे इमेजिन करना है, मुझे एनालाइज करना है कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं स्ट्रेस में वो यहाँ मैं किस तरीके से अप्लाई करूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो 15 किलोन्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस के डायरेक्शन में ही लग रहा है। 15 किलोन्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द एक्सिस लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लेटस से मैंने इसको नाम दे दिया सिग्मा 1, तो अलोंग द एक्सिस लग रहा है, तो इसका स्ट्रेस कितना होगा, लोड अपॉन एरिया, लोड हो गया 15 अपॉन एरिया कितना हो गया π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द शेफ्ट कितना है, शेफ्ट का डायमीटर कितना है 50। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेटस से, अगर मैं बात करूं बेंडिंग, अच्छा बेंडिंग कैसे हो रही है इसमें, अगर आप इमेजिन करो अगर ये लोड लग रहा है 3 किलोन्यूटन का, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, क्या ये बीम को इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है। ठीक है ना, क्या होगा, इस बेंडिंग की वजह से बीम इस तरीके से ट्विस्ट होगी। जब ट्विस्ट होगी तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें स्ट्रेसेस निकालनी है पॉइंट ए और बी पे, स्ट्रेसेस हमें निकालनी है पॉइंट ए और बी पे। तो ए पर जो अच्छा स्ट्रेसेस निकालनी है, इसका मतलब हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है कि अधिकतम स्ट्रेसेस कितनी हो सकती हैं। हमें सिग्मा T1 भी निकालना है, सिग्मा T2 भी निकालना है और टाउ मैक्स भी निकालना है, हमें तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस 3 किलोन्यूटन की वजह से क्या हो रहा है, ये बेंडिंग हो रही है। यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ऊपर वाले फाइबर क्या होंगे, ऊपर वाले फाइबर में टेंशन फोर्स लग रहा होगा
और इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले फाइबर में क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ऊपर वाले फाइबर में टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, नीचे वाले फाइबर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा। अच्छा, लग कितना रहा होगा, वो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट होती है, इसको मैं नाम देता हूँ टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी बोल देता हूँ मैं इसे, और ये हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम कितना लग रहा है, एम यानी बेंडिंग मोमेंट। आप अगर रिकॉल करोगे, एम इज बेंडिंग मोमेंट कितना है, 3 किलो न्यूटन इंटू 250 बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 350, इसको मैंने 0.350 कर दिया। यहाँ अगर आप mm में सब कुछ सारी कैलकुलेशन अगर mm में हो रही है तो इसे मैंने न्यूटन इंटू mm में ही निकाल दिया, डिवाइडेड बाई आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, π/64 इंटू d⁴, डी डायमीटर कितना है शाफ्ट का, 50⁴। तो यहाँ पर हमने एक इस लोड की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही थी वो हमने निकाल लिया, 3 किलो न्यूटन की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस से डेवलप हो रही है तो वो भी निकाल लिया। अब तीसरी स्ट्रेस कौन सी डेवलप हो सकती है यहाँ पर, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, जो कि ये 1000 न्यूटन इंटू मीटर का जो टॉर्क लग रहा है इसकी वजह से लग रही है। तो हमने लेटर से टाउ, इसको निकालने के लिए हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन होती है। टॉर्शन इक्वेशन क्या है, Ty(j) इज इक्वल टू τ/r। तो टाउ इज इक्वल टू T/j, और टॉर्क की वैल्यू कितनी है हमारी, 1000 इंटू न्यूटन इंटू मीटर में है, तो मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सारी की सारी यूनिट में mm में ले रहा हूँ, अपॉन r की वैल्यू कितना, अच्छा यहाँ पर एक टर्म रह गई, इंटू y कितना हो गया 50। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है, j कहलाता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम टॉर्शन के केस में लेते हैं। तो ये हो जाएगी π/32 इंटू d⁴ इंटू r की वैल्यू वही हो जाएगी 50/2। तो हमने देखा इस प्रॉब्लम में 3 तरीके के कंपोनेंट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम को शो कर रहे हैं। तो हमने तीनों को इमेजिन कर लिया कि इसको भैया बेंडिंग में कन्वर्ट कर लो, इसको टॉर्शन में कन्वर्ट कर लो, और इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। तो हम देख लेते हैं क्या हमने निकाला, इसमें एरिया निकाल लिया, सिग्मा नॉट जो कि मैंने सिग्मा टी लिया है, ये आ गया हमारा 7.64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट निकाला, उसके बाद हमने बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आई हमारी 61.1, तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, 61.1 आ गई। और टॉर्शनल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई हमारी 40.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख लो या मेगा पास्कल लिख लो, एक ही बात है। तो तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग कुछ नहीं है, बेंडिंग अलग से कोई स्ट्रेस नहीं है। बेंडिंग को हमें कैटेगराइज करना है या तो नॉर्मल में या शेयर में। तो बेंडिंग किस में कैटेगराइज होगा, नॉर्मल में कैटेगराइज होगा। तो बेंडिंग के केस में हम उसे प्लस कर देंगे टेंसाइल में, यानी जो 15 ये वाला जो लोड है और ये वाला जो बेंडिंग वाला है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अगर हम एक ही बात करें, स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए पे भी निकालना है हमें, बी पे भी निकालना है। तो आप देख सकते हो स्ट्रेसेस हमें ए पे भी निकालना है और बी पे भी निकालना है। लेटर से हम एक ही हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ए में एक तो ये 15 किलो न्यूटन का खिंचाव लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और साथ ही साथ बेंडिंग भी लग रही है ना। तो इससे ऊपर वाले जो फाइबर है, ये जो फाइबर है, इससे ऊपर जितने भी कई सारी लेयर बनी हुई हैं, कई सारी परतें जमे, कई सारी परतें हैं, तो उन परतों पे क्या लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है। तो इससे ऊपर के लिए बेंडिंग टेंसाइल हो गया और इस एक्सिस से नीचे के लिए बेंडिंग कंप्रेसिव हो गया। तो बेंडिंग जब टेंसाइल होगा तो टेंसाइल में जुड़ गया। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी। और अगर हम स्ट्रेसेस एट बी की बात करें तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा टी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा टी तो हमेशा प्लस में ही रहेगा,
अगर ये 15 किलोन्यूटन का एरो यहाँ पर ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये भी माइनस हो जाता। तो न्यूट्रल एक्सिस से अगर नीचे की बात करें यानी बी की बात करें तो वो कंप्रेसिव होगा, बेंडिंग जो है वो कंप्रेसिव होगी। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की बात करें, ए की बात करें तो बेंडिंग जो है वो टेंसाइल होगी। ठीक है, तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। नो सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे स्ट्रेसेस क्या होगी, ये वैल्यू मैंने सिग्मा ए यहाँ पर मैंने सिग्मा 1 बोला है। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू हमने निकाल ली। सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल ली हमने कैसे, 68 यहाँ पर लिखी, तो 68 कैसे आई, 61 प्लस 68 कैसे आई, 61.1 प्लस 7.64 इज इक्वल टू 68.74। तो ये जो वैल्यू आई 68.74 यानी प्लस कर दिया हमने टेंसाइल और बेंडिंग को प्लस कर दिया, प्लस 1/2 सिग्मा ए की वैल्यू वही है 68 प्लस 4 इंटू टाउ की वैल्यू हमने टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमने 40 निकाली थी तो ये 40 होगी। इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये सिग्मा ए मैक्सिमम यानी मैक्सिमम शेयर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है जो कि ए पे डेवलप हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम। और दूसरा मिनिमम स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्लस का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वही रहेंगी 68.74 डिवाइडेड बाई 2 1/2। यहाँ से इन्होंने यहाँ से कर लिया है, यहाँ सिग्मा ए की वैल्यू और टाउ की वैल्यू वही रखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 87.67 ये प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है ए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। तो ए पे जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ए पे जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है यानी कंप्रेशन हो रहा है। ए पे जो मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने कंप्रेसिव लिख दिया, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। कैसे, 34.37 माइनस 53.3 इज इक्वल टू माइनस 18.93। तो या तो माइनस में लिख दो आप आंसर या फिर प्लस या फिर 18.93 के ब्रैकेट में कंप्रेसिव लिख दो, तो एक ही बात है, दोनों ही आंसर लिखने के तरीके दोनों ही सही है। तो तीसरा हमने क्या निकाला, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाला, सिग्मा ए की वैल्यू हमें मालूम है 68.74 और टाउ की वैल्यू हमें मालूम है 40.74। तो यहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल आया पॉइंट ए पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी हमने क्या निकाला, हमने पॉइंट ए पे निकाल लिया। पॉइंट ए पे हमने तीन चीज़ें निकाली, सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा T1 सिग्मा T2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो ये तीन चीज़ें हमने निकालने की। इतना इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब अगले लेक्चर में मैं थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाऊँगा तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी सिग्मा ए, यहाँ पर तीन तरीके की स्ट्रेसेस मैंने निकाल ली, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल ली, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल ली और हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल ली। तो इन सबको हम निकाल क्यों रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे ये सब चीज़ें डिज़ाइन में हमारे आएंगी जब हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में जब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर या फेलियर क्राइटेरिया जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए पे तो हमने निकाल लिया, इसी तरीके से मुझे बी पे भी निकालना है, स्ट्रेसेस मुझे बी पे भी निकालनी है। तो बी और ए में बस इतना अंतर है कि ए पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल नेचर की है और बी पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव नेचर है। तो यहाँ पर बी पे हमने क्या किया है, सिग्मा टी की वैल्यू है 7.64 माइनस सिग्मा बी की वैल्यू है 61.1। तो बस यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बस माइनस प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सिग्मा बी पे क्या हो जाएंगे स्ट्रेसेस, जब हम ये माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 61.1 माइनस 7.64 तो 53.46। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने प्लस में ले लिया है, तो अगर आप माइनस में लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस से यहाँ पर माइनस में ही लो। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी ये जो वैल्यू है कंप्रेसिव, ये मतलब साइन के साथ आएगी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर भी वैल्यू आएगी वो माइनस ही आएगी ऑटोमेटिकली। आप लोग यहाँ क्या करो, माइनस में ही लेना और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉइंट बी पे कितनी हो जाएगी 75.46 जो कि माइनस आएगी आपके फॉर्मूले में और वो इसका मतलब कंप्रेसिव है। मिनिमम स्ट्रेस वही हम लिखेंगे 53.4
46 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो वैल्यू है टाउ की वैल्यू देखो वही रहेगी, टाउ की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, क्योंकि बी पे जो नेचर जो चेंज हो रहा है केवल बेंडिंग का नेचर। सी 3 तरीके की हमने स्ट्रेस निकाली, सिग्मा, टेंसाइल निकाली, बेंडिंग निकाली और टॉर्शन निकाला। तो टॉर्शन और ये दोनों सेम है, सेम फॉर बी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल चेंज किस में हो रहा है, बेंडिंग के नेचर में चेंज हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस यानी बीच वाली जो लाइन है उससे ऊपर वो टेंसाइल है और उससे नीचे कंप्रेसिव है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बाकी सारा फॉर्मूला बिल्कुल वही रहा, केवल हमने सिग्मा बी की जो वैल्यू है उसमें हमने जहाँ बेंडिंग स्ट्रेस को हमने नेगेटिव में लेके ये सॉल्व कर दिया। तो वही 3 चीज़ें हमने इसमें भी निकाल ली, पॉइंट बी पे भी हमने, ए पे हमने 3 चीज़ें निकाली और पॉइंट बी पे भी हमने 3 चीज़ें निकाली, सिग्मा T1, सिग्मा T2 एंड टाउ मैक्स। तो ये 3 चीज़ें निकाली और यही पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस एट द पॉइंट ए और बी पे क्या क्या स्ट्रेसेस हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर प्लस हो गया, मिनिमम के लिए यहाँ पर माइनस हो गया, और टाउ मैक्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है। तो इसमें बस सिग्मा बी की वैल्यू चेंज हो गई और ये आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को देखो दूसरे एंगल से देखो, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे एंगल से देखो, सपोज स्ट्रेसेस ए और बी पे नहीं गिवन है, गिवन है, आप मान के चलो कि अगर ए और बी पे स्ट्रेसेस मुझे पता होती, ठीक है, मुझे अगर ए और बी पे स्ट्रेसेस मुझे पता होती और मुझसे कहा गया होता कि शेफ्ट का डायमीटर बताओ, ठीक है, मुझसे कहा गया होता कि शेफ्ट का डायमीटर बताओ, तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब मुझसे कहा जा रहा है कि शेफ्ट का डिज़ाइन कर दो, तो वो शेफ्ट का डिज़ाइन हो जाता। तो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट इज नथिंग बट डिज़ाइनिंग द, मतलब अलग अलग कंपोनेंट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वही हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो हमें ये दोनों ही बातें समझनी है कि किसी भी एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उस फोर्सेस को जो भी हमने अपनी स्टडी में पढ़ा है, जो कि अपनी किताबों में पढ़ा है, उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करो और जो भी थ्योरी बताई जा रही है उसमें लगा दो और लगाने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कल्पना करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इमेजिन कर पाओगे। तो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर फॉर्मूले की बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है भाई, कोई भी कंपोनेंट है, आपने देखा उसकी मजबूती हमने निकाली थी यूटीएम टेस्ट से, हमने देखा था ये कंपोनेंट फेल हो रहा है, तो हमें यूटीएम से पता चल जा रहा था कि कंपोनेंट किस तरीके से फेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ब्रिज अगर हम बना रहे हैं, कोई भी मशीन बना रहे हैं, तो उसमें ऐसे एलिमेंट नहीं लगाएंगे, या हम उस पर लगना तो है, सपोज मटेरियल की कैपेसिटी है 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन झेल सकती है, ठीक है, मशीन की या उस पर्टिकुलर मटेरियल की या उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि मशीन के अंदर हम लगा रहे हैं वो 30 किलो न्यूटन झेल सकता है, लेकिन आपने लोड लगा दिया उसका 40 किलो न्यूटन। कोई ब्रिज है, उसमें कोई बहुत सारे एलिमेंट लगे हैं, आप देखते हो, आप ब्रिज की कैपेसिटी आपने डिज़ाइन कर दी 30 के हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर खूब सारे ट्रक चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, लोड जो है वो ज़्यादा लग गया, तो क्या होगा, उसका फेलियर हो जाएगा। तो फेलियर हो जाएगा भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ 30 किलो न्यूटन में फेल नहीं करेगा, तब भी श्योर नहीं है, हो सकता है 30 की जगह मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, 20 किलो न्यूटन पे ही फेल कर जाए। ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने ब्रिटल फ्रैक्चर में देखा था कि बिना किसी इंडिकेशन के भी मटेरियल फेल कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिज़ाइन करते हैं, मतलब कंपोनेंट और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, सो दैट ताकि जब हम उसे अप्लाई करें किसी भी मशीन में तो वो फेल ना करें, यानी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर चल रहे हैं, क्यों हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम क्या, सेफ्टी ऑफ द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ह्यूमन की जो वैल्यू है, इंसान की जो जान की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा कंपोनेंट अगर फेल करेगा, कोई मशीन पे आप काम कर रहे हो, कंपोनेंट इतना ब्रेक करके उछल के आ जाएगा, तो उससे भी इंजरी हो सकती है, आप जो ऑपरेटर है उस पर चोट लग सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया ब्रिजेस वगैरह जो है उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, अगर वो टूट जाएगा तो पूरा आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉस मतलब बहुत ज़्यादा पैसों का
नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ब्रास का अलग होगा, ब्रॉन्ज का अलग होगा, ये हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो जितने भी मटेरियल हैं उसकी कैपेसिटी, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, अच्छा होगा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर तुम बढ़ा रहे हो, यानी जो कंपोनेंट जो आपको 20 किलो न्यूटन के हिसाब से डिज़ाइन करना था, आपने इस तरीके